जय हिंद सबको। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ जीएस, मेजर कलसी क्लासेस। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सीडीएस का एग्जाम एनालिसिस। तो सीडीएस के हमारा जो पेपर आता है उसमें हमारा जीके का पेपर कैसे होता है, उसको हमें कैसे टैकल करना है, किस तरह से हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, इसके बारे में हम समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा सीडीएस का एग्जाम होता है, जो यूपीएससी आपका कंडक्ट कराता है, ये साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप उसकी तैयारी करने के लिए आपने मन बना लिया है, तो ये जो साल में 2 बार आपके पेपर होते हैं, हर छमाही में एक पेपर होता है। तो इसमें पेपर जो होते हैं, एक होता है आपका ओटीए कैंडिडेट्स के लिए होता है, एक आपका आईएमए, आईएनए और एएफए कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो इसमें जो पेपर होता है, जो आपका आईएनए वाला जैसे पेपर होता है, उसमें मैथमेटिक्स भी आती है ना। तो 2-2 घंटे के उसमें 3 पेपर होते हैं। एक जनरल इंग्लिश का हो गया, एक आपका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हो गया, एक जनरल नॉलेज का पेपर आपका हो जाता है, जिसको जीएस में हम कंक्लूड कर लेते हैं। उसी में हमारा साइंस भी आ जाता है, जीएस में ही हमारा आ जाता है। तो ये आपके 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। 100 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स इसमें होते हैं। इतने के क्वेश्चन पेपर होते हैं। दूसरा जो हमारा ओटीए होता है, उसमें हमारा मैथमेटिक्स का जो सेगमेंट है उसको वो नहीं रहता है, उसमें केवल जीके रहता है और हमारा इंग्लिश सेगमेंट रहता है। तो एक चीज़ आप देखिए, ये जो हमारा पेपर होता है, तो हम इसमें फोकस करेंगे जीके के पेपर पे। तो जीके के पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, 120 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स उसके रहते हैं 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन पे हमारा 0.833 मार्क्स बनता है। और निगेटिव अगर उसमें जाता है तो हमारा निगेटिव उसमें जो जाता है, तो उसमें अगर निगेटिव 1/3 आप अपना अलग कर देते हैं तो हमारा 0.277 उसमें से निगेटिव मार्किंग्स हो जाती है। तो निगेटिव मार्किंग को हम उसमें से हटा देते हैं। तो इतने मार्क्स का हमारा पूरा सेगमेंट होता है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये पेपर हमें करना कैसे है। तो इसमें हम जीके में आते हैं। जीके में हम इसमें से साइंस पोर्शन हटा देते हैं, जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बचते हैं हमारे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर का सेगमेंट हो गया। इतने सेगमेंट की स्ट्रेटजी हम अभी देखते हैं कि हमें पेपर कैसा होता है। तो लेट्स सपोज हम अभी इस बार वाला पेपर ले लेते हैं। इस बार वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें हम देखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस किस तरह से डिवाइड किए गए थे। तो हमारा मेजर पोर्शन जो आता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, 21-25 क्वेश्चंस अराउंड इसके रहते हैं। हमारा इस बार करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए और 22 क्वेश्चंस आए। तो करंट अफेयर्स हमेशा नियर अबाउट यानी 15 to 20 के अराउंड मतलब रहता है। 20 के +-2 और 3 आप कर दीजिए, यानी 17 इधर हो जाएगा, उधर 23-24 इधर हो जाएगा। इतना बस, इतना आपका करंट अफेयर रहता है। फिर बाकी जो हमारा ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में हमारे हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो हिस्ट्री बचता है, तो इसमें से सारे क्वेश्चंस इसी सेगमेंट्स में बाकायदा डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला हम अपना सब्जेक्ट लेते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, ज्योग्राफी में हमारा सबसे पहला सेगमेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम सारा पढ़ते हुए चलते हैं। ब्रह्मांड से हम शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में हम बेसिक चीज़ों को जानते हैं, किस तरह से सारे प्लानिटरी सिस्टम सारा कुछ होता है। फिर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर से होते हुए ये हमने पूरे विश्व का, एक तरह से हमने पूरे विश्व का ओवरव्यू ले लिया। सारी चीज़ें कहाँ है, विश्व की ज्योग्राफी कैसी है, विश्व में वेजिटेशन कैसी पाई जाती है, वहाँ वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, वहाँ जिस तरह की मिट्टी वहाँ पाई जाएगी उसी तरह वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। हर तरह की ज्योग्राफी का हमने ओवरव्यू ले लिया। तो फिर उसके बाद करते करते हम फोकस करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी पे। तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन के भी तरीके होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम सपोज करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं थोड़ी प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं कि यहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, इस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है तो ठीक है, आप कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े जैसे फैक्चुअल होते हैं, वो उसे बोलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जैसे ऐसा हो गया कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा नदियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा पर्वत होते हैं, हर एक चीज़ आपको नहीं पता होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि उन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। उन्हें हमें क्या करना है, छोड़ना है। क्योंकि अगर 21-25 क्वेश्चंस आपके हैं, तो उसमें से एकदम जाहिर सी बात है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके टफ कैटेगरी के होंगे। बाकी इजी टू मॉडरेट उनको तो हमें कर ही लेना है। बाकी जो टफ कैटेगरी के हैं, उन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा करके हमें अपना निगेटिव नहीं करना है, हमें उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है, उसमें आगे बढ़ना है। अब फिर नेक्स्ट उसमें हम आते हैं पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी के देखिए हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, अभी धीरे धीरे पहले क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे आर्टिकल से पूछ लेते थे, एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछ लेते थे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, वो उनके फेवरेट टॉपिक होते हैं यूपीएससी के। लेकिन अब क्या है, पेपर को थोड़ा सा हम डायनेमिक कर रहे हैं। पेपर को डायनेमिक कर रहे हैं मतलब करंट से चीज़ों को जोड़ते हुए सीडीएस का पेपर बना रहे हैं। तो सीडीएस का पेपर अब ईजी नहीं रहा। वो एनडीए में आपके ऐसा होता है कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आर्टिकल से। तो पॉलिटी में हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है, किस तरह से किस तरह से देश में चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से क्या है, न्यूज़ में कौन सी चीज़ें बनी हैं, उन्हीं से टॉपिक रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब 1-2 आर्टिकल जैसे होते हैं आपके यूपीएससी के बड़े फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल ये इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, रिट्स के बारे में हो गया, ये आपके उनके बड़े फेवरेट टॉपिक होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ होती हैं उनके बारे में वो उसमें से पूछते रहते हैं। तो उसको हमें करते हुए चलना है। उस तरह का हमें अप्रोच डेवलप करना है कि कुछ चीज़ें जैसे इन्फरेंशियल मीनिंग्स पूछते हैं। लिबर्टी हो गया, तो लिबर्टी के कैसे कैसे मायने हो सकते हैं,
4 ऑप्शन देंगे, हो सकता है आपने उसको क्लास में ना पढ़ा हो, है ना, तो वो चीज़ें आपने बुक में भी ना पढ़ी हो, वो उसमें आपका लॉजिक काम आता है, आपका कॉमन सेंस काम आता है, किस तरह से कि अगर उससे रिलेट करके आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उससे रिलेट करके आपने चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको इन चीज़ों का आंसर किस तरह से आप कर सकते हैं। कि जैसे अगर डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी का मतलब उसका उद्देश्य क्या है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है देश में। तो डीपीएसपी का उद्देश्य अगर वेलफेयर स्टेट है, लेकिन डीपीएसपी हमारा एक तरह से क्या है, जस्टिशिएबल नहीं है हमारे कानून में। हमारे कानून में अगर हमारे डीपीएसपी का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या किसी को दोषी ठहरा नहीं सकता। तो ये उसका क्रक्स है, ये क्रक्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसको बेसिस करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारे पॉलिटी में होते हैं एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन, पार्लियामेंट, आजकल बजट भी बहुत डिस्कस। अभी अब जैसा आपका अप्रैल का एग्जाम होगा, अप्रैल के एग्जाम तक आपका जो बजट भी आ चुका होगा, और उससे पहले आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है, जो आपकी समीक्षा होती है इकोनॉमिक की, सर्वे जो आता है, वो सर्वे भी आ चुका रहता है। तो अब इकोनॉमी में आते हैं, तो इकोनॉमी में आपके क्वेश्चन बड़े ही डायनेमिक होते हैं। या तो इकोनॉमी में क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे सीधे डेफिनेशन से पूछेगा, जैसे एसएलआर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ मतलब बड़ी बारीकी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं एमएसएफ वाले, और लैफ वाले, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाले क्वेश्चंस। और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से है, फिजिकल पॉलिसी जो सरकार बनाती है वो किस तरह से बनाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके किसमें, इकोनॉमी में हो जाते हैं। इकोनॉमी में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि स्कीम्स के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे अभी इंस्पायर स्कीम के बारे में पूछा था। अभी भी सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही, नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो इसमें बजट किस तरह से उसको डिवाइस किया जाएगा। अब अप्रैल के एग्जाम में तो इकोनॉमिक सर्वे आ चुका रहेगा, तो किस किस सेक्टर में सरकार ने कितना एलोकेट किया है, सरकार ने किस हिसाब से एस्टिमेट लगाया है कि यहाँ पे हम इतना अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा इकोनॉमी का पेपर आता है। और एक चीज़ हमें और समझना है, स्कीम्स अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ी हैं तो वो स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, वो स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, आपको ये पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री में मिनिस्टर, देखिए यूपीएससी इतना ट्रिवियल नहीं पूछता कि मिनिस्टर का नाम आपसे पूछ लिया या एक एक्यूरेट डेटा पूछ ले कि 4,457 करोड़ इस स्कीम के लिए दिए गए हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो आपने क्या करना है, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डीप में पूछे तो उस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट, बहुत रेयरली जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। तो उस डिपार्टमेंट में कभी कभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन डीप में जाके पूछा है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, है ना, क्या हुआ है, और बाकी किस मिनिस्ट्री में किस डिपार्टमेंट का भी रिसेंटली मर्जर हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें तो हम आपको खैर करंट अफेयर्स में भी कवर कराते हुए चलेंगे, तो ये चीज़ें उसमें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, ये हमारा इकोनॉमी का सेगमेंट हो गया, हमारा ज्योग्राफी का हो गया। अब हम हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री के हमारे सेगमेंट में देखिए, अभी तक स्टूडेंट्स के साइके में क्या था कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे हिस्ट्री से भी इसी बार के पेपर में हमारे 21 क्वेश्चन पूछे गए। अब 21 क्वेश्चन तो पूछ लिए, अब 21 क्वेश्चन में मॉडर्न से, जो हमारे साइके में था कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे किससे गए इस बार, एंशिएंट से, मेडिवल से। अब मेडिवल में देखिए, जो एक तुर्कों का शासन हुआ था, जो सल्तनत कालीन था, उसमें हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में हमारे उनके शासनकाल में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। तो कई सारे वर्ड फारसी भाषा के यूज़ किए गए। तो उस टाइम के जो पद होते थे, जो मंत्रालय होते थे, वो भी फारसी भाषा में होते थे, है ना, फारसी के पद होते थे, मनसबदार, इस सारी चीज़ें इस तरह की होती थी। तो वो वर्ड हमें पता होने चाहिए, है ना, कि ये अष्टपलक क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके मतलब आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर आपने वो प्रश्न उस चीज़ के बारे में सुना है, देखिए बिल्कुल हमें ये नहीं करना कि हमें 100%, आप अपना कट ऑफ निकाल के देखिए, 50% से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं रहता है ना। अगर रिसेंटली लास्ट ईयर का ही हम कट ऑफ देखें तो आपका 50% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि रिटर्न हमें केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है कि SBI जो हमारा SSB होता है, SSB में हम जाके उसके लिए क्वालिफाई कर लें। तो रिटर्न में तो ऐसा है नहीं कि आपके मार्क्स जुड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे उसमें हो रही हैं तो हमें क्या करना है, हमें उतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अगर देखना है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको लग रहा है कि ये मैंने वर्ड ही कभी नहीं सुना, मैंने ईमानदारी से क्लासेस की हैं, ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आया ही इसलिए है कि आप उसे स्किप करें। वो क्वेश्चन आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया है, आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि आप उसे अटेम्प्ट करें और नेगेटिव में जाएं। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी है, आपने वो क्वेश्चन क्या कर देना है, स्किप कर देना है और आगे बढ़ना है। तो ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, और इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसी तरह हिस्ट्री में हमें करना है, जो भी हमारा एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न तो नो डाउट हमारे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करता है, लेकिन अभी वो जाना ही इसलिए जाता है,
अनएक्सपेक्टेड, वो अपना अनएक्सपेक्टेड पेपर देने के लिए जाना जाता है। जैसे पहले वो स्टेटमेंट देता था, स्टेटमेंट वाइज की एक करेक्ट है या एक या दो करेक्ट है या ओनली 3 करेक्ट है, अब वो क्या करता है, एक पेयर करेक्ट है, 2 पेयर करेक्ट है। मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन को वेग कर देना, क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्योंकि देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन वो क्या करते हैं, बहुत सालों से पूछे क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब यूपीएससी जाना ही जाता है अपने थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के लिए, तो वो पेपर को कॉम्प्लेक्स करने के लिए पूछने का तरीका भी कॉम्प्लेक्स कर देता है ना। एक आप जो सेगमेंट से पेपर करते आए हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हम उस चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें। तो देखिए हमारा पॉलिटी का हो गया, हमारा यहाँ पे हिस्ट्री का हो गया, हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी का हो गया। तो इस तरह जो सारी चीज़ें हैं, अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के सेगमेंट में। करंट अफेयर का जो हमारा सेगमेंट होता है, करंट अफेयर में इस बार जैसे हमारे 22 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें मिसलिनियस के भी 2-3 क्वेश्चंस थे। तो 22 क्वेश्चन मतलब कि प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है, प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है। अगर 120 क्वेश्चंस में से आपके 22 क्वेश्चन एक ही सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं, मतलब कि उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। अब 22 क्वेश्चन में मिनिमम आप सीधे आधे क्वेश्चन कर दीजिए, यानी 10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके ईजी रहते हैं, है ना। ईजी टू मॉडरेट मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहते। अगर आपने न्यूज़ से अगर लगातार आप उसको पढ़ते रहे हैं, न्यूज़ देखते रहे हैं, आपको पता चला है कि आपके आसपास क्या होता रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए उसमें भी जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हुए हमें ये देखना है कि हमारे में न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। करंट अफेयर में डिप्लोमेसी, वर्ल्ड अफेयर्स क्या चल रहा है, दुनिया में जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, दुनिया में कौन सा देश किसके साथ कौन कौन सी संधियाँ कर रहा है, तो वो संधियाँ किस स्तर पे हो रही हैं। अगर रिलेशन है, अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन है, तो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन किस लेवल पे हैं, क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्या नॉर्मल केवल ट्रेड रिलेशन है। अगर केवल ट्रेड रिलेशन है तो केवल व्यापार का आदान प्रदान हो रहा है। स्ट्रेटेजिक अगर रिलेशन है तो मतलब वहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको भी हम शेयर कर रहे हैं। तो ये तो हम अपने किसी घनिष्ठ मित्र के साथ ही करेंगे। तो इस तरह जैसे क्वाड ग्रुपिंग्स हैं, वर्ल्ड में जो ग्रुपिंग्स हैं आजकल इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। G7 है, G20 है, भारत जिसका मेंबर बनना चाहता है, UNSC, तो इसका UNSC का मेंबर भारत बनना चाहता है, NSG के ग्रुप में भारत ज्वाइन करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। इनका गठन कब हुआ था, इनके गठन का उद्देश्य क्या था, है ना, इनके गठन का उद्देश्य क्या था, इनको आप किस तरह से आगे कर सकते हैं, इसका अप्रोच। केवल आपने ये लिख दिया कि नाटो का गठन इस तरह का हुआ था, FATF का गठन 1989 में हुआ था, इससे आपका काम नहीं चलने वाला। FATF का गठन अगर 1989 में हुआ था तो इसके गठन का उद्देश्य क्या था। और आज के टाइम पे FATF में करंट में चल रहा है कि पाकिस्तान को, जैसे आज की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ है कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन से, निकारागुआ को भी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो आपको मैप में पता होना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए, पाकिस्तान तो सबको पता है, निकारागुआ देश भारत विश्व के मानचित्र पे कहाँ आता है। इस तरह हमें क्या है, अप्रोच रखना है। तो ये तो हमारा जियोपॉलिटिक्स हो गया। जियोपॉलिटिक्स के अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट हमें कैसे करने हैं, बाकी मतलब सेगमेंट्स उसमें हमें कैसे करने हैं, तो कोई स्कीम के बारे में पूछ लेता है। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह से देश की एजुकेशन पॉलिसी अभी 35 साल पुराने हिसाब से चल रही है, तो आगे उसको किस तरह से चेंज करना है, और चेंज करेंगे तो उसके भावी प्रभाव क्या होंगे हमारे देश में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में, वो भी हमें देखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जैसे नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है देश में, तो देश में अभी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट 14% जा रहा है। हमने टारगेट रखा है कि 10% से हमें कम रखना है। तो ये पूरा हमें देख के चलना है कि 10%, तो मतलब हमें ये आपका जो कोई अगर मतलब नॉर्मल एग्जाम इस तरह से होता है कि आपने केवल एक चीज़ पढ़ ली, आपने डेटा याद कर लिया तो आप कर लिए। ये आपका एग्जाम इन डेप्थ आपको नॉलेज मांगता है। आप SSB में जाओगे, अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट बोलना है, इसके लिए मतलब है कि आपको 50 पेज 100 पेज आपने उस तरह से पढ़े होंगे, इन डेप्थ पढ़े होंगे, तभी आप 5 मिनट 10 मिनट धारा प्रभाव बोल पाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो दैट्स वाई इतनी इन डेप्थ नॉलेज चाहता है, स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उस तरह से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर भी आपके उसमें बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आता है। हालांकि हाँ, करंट अफेयर में कुछ सेगमेंट्स ईजी होते हैं, जैसे कौन सी इंडेक्स है, कोई इंडेक्स पब्लिश हुआ तो इसको कौन पब्लिश करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत की उसमें रैंक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, किसी देश के साथ बायलैटरल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, डिफेंस की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, तो आपने पता होना चाहिए कि वो बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं किस देश के साथ हो रही है, मल्टीलैटरल हैं कि मतलब केवल बायलैटरल हैं, 2 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ पे ये युद्धाभ्यास हो रहा है, आर्मी का हो रहा है कि नेवी का हो रहा है। बहुत रेयरली पूछा जाता है कि नेवी किसी तरफ से हमारा कौन सा INS या कौन सा शिप उसमें क्या पार्टिसिपेट करने गया। तो इस तरह का हमारा पूरा ये अप्रोच रहना चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो हमने अभी इसका एनालिसिस किया है, आपको ये पूरा अच्छा लगा हो, आपको समझ में कुछ आया हो, आपके एनालिसिस
एनालिसिस में, आपके एग्ज़ाम में कुछ ये हेल्पफुल हो, आपके तैयारी में कुछ हेल्पफुल हो कि आप उस तरह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर सकें। तो इस तरह से आपका पेपर आता है। तो पेपर जिस हिसाब से डायनेमिक आता है, आपको भी उतना ही डायनेमिक होना है। पुराने तरीके से हमें इस तरह से रट्टा मार के हम नहीं कर सकते। पेपर बहुत डायनेमिक हो रहा है, उस तरह से हमें अपनी तैयारी को भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक करना है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।